जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अभी जो महीने चल रहे हैं, जनवरी का, उससे पहले दिसंबर का, ये कुछ ऐसे महीने हैं जहाँ पे लोग चाहते हैं कि वो थोड़ा हिली एरियाज में जाए, वहाँ जाके अपने फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ जाके घूमें, एंजॉय करें। और इसी दौरान जब हम ऐसे न्यूज़ देखते हैं कि हिमस्खलन हो गया है, एवलांचेस आ गए हैं, तो ऐसे एरियाज के अंदर हमको ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस वक्त पर जो प्रशासनिक जो सेवाएं हैं या फिर उस वक्त जो सरकार है वो किस तरह के काम कर रही है और किस तरह से वो हिमस्खलन में जितनी भी जो कैजुअलिटीज हो सकती हैं उनको किस तरह से दूर रखते हैं। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है हमारा वो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आएगा और हम डिस्कस करेंगे मेंस के अंदर जो GS3 के अंदर जो हम डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक्स आते हैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। इसके अंदर से जाहिर सी बात है ज्योग्राफी का भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। तो आपका जो पेपर 1 है उसके अंदर जो ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो भी इसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। नाउ दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज जिसमें हमने देखा कि अवलांचे हिट्स जम्मू कश्मीर, सोनमर्ग टूरिस्ट रिसोर्ट ऑफिशियल सेज देयर इज नो कैजुअलिटी। हालांकि चले बहुत अच्छी बात है कि वहां पे कोई कैजुअलिटी हमको देखने को नहीं मिली है, लेकिन ये न्यूज बहुत रीसेंट है। ये 28 जनवरी की न्यूज है, अभी 2 दिन पहले की ही न्यूज है ये। यहाँ पर एक न्यूज और भी थी जो कि पुरानी है, ये तकरीबन 2024 की है, लेकिन मिलियंस इन इंडिया वल्नरेबल टू ग्लेशियल लेक फ्लड्स। अब देखिए, जब भी हम बात करते हैं अवलांचेस की या फिर हिमस्खलन की जब हम बात करते हैं, तब ये जो पूरा इशू है वो कभी कभी न्यूज में देखने के बाद हमको इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है। हमको कई बार ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट का या फिर डिजास्टर हुआ है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं हिमस्खलन हो गया, कहीं पर तूफान आ गया, कहीं ना साइक्लोन आ गया, तो हम कई बार क्या करते हैं, जाने अनजाने में ऐसी न्यूज को पढ़ना या फिर पढ़कर इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हम इसके पास्ट रिकॉर्ड्स में जाकर देखें, या अगर हम ये देखें कि पिछले कुछ दशक में या पिछले कुछ सालों के अंदर ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी है किस लेवल पर बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, ये डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। बिकॉज सी, इंडिया जोग्राफिकली बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर रेगिस्तान भी है, यहाँ पर पहाड़ भी है, यहाँ पे पतझड़ भी है। हर तरह के मौसम, हर तरह की टोपोग्राफी, हर तरह का जोग्राफिकल ओरिएंटेशन हमको इस देश में देखने को मिलता है। तो इसके साथ हर तरह का जो डिजास्टर है वो भी हमको यहाँ देखने को मिलता है। हर तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसके रिगार्डिंग हम एवलांचेस में ये डिस्कस करेंगे कि पिछले कुछ वक्त के अंदर ये जो टॉपिक है क्यों इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। बिकॉज सी, यहाँ पे क्या लिखा है, हिमालयन स्टेट्स फेस 132 अवलांचेस ईयरली। ओके, हर साल तकरीबन 132, तकरीबन कह रहे हैं 132, ये तो एवरेज है, मतलब ये 200 तक भी जा सकता है, ये जो एरिया, ये जो नंबर है हर साल। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड मोस्ट अफेक्टेड, क्लाइमेट चेंज रेजेस रिस्क। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है ये इस रिस्क को और ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है और ज्यादा इसको एक्सेलरेट कर देता है, बढ़ा देता है। जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो कई बार हम इसको सीरियस नहीं लेते हैं क्योंकि ये इशू इतना बड़ा लगता नहीं है। बट अगर हम देखें उन लोगों की फैमिली से अगर हम पूछें, या उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों से, उत्तराखंड के लोगों से अगर हम पूछें, उनसे बात करें, तो उनके लिए क्लाइमेट चेंज का जो पूरा इशू है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे 2 तरह की डिबेट निकल कर आती है, राइट। तो पहला तो है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, ओके, और दूसरा है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, राइट। अब इस पूरे इशू के अंदर डेवलपमेंट वर्सेस क्लाइमेट चेंज का जो डिबेट है वो इसमें छिड़ जाता है कि हमको विकास करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो किस तरह से उसको क्लाइमेट चेंज से बैलेंस करके करना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए जिससे क्लाइमेट चेंज की जो बदलने की गति है वो थोड़ी स्लो हो जाए, राइट। देखिए, हिमालयन स्टेट्स विटनेस एन एवरेज ऑफ 132 अवलांचेस एवरी ईयर। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रेजिंग अवलांचे रिस्क अक्रॉस फ्रेजाइल माउंटेन रीजन्स। अगर हम यहाँ पर बड़े बड़े हाईवेज बनाएंगे, बड़े बड़े टनल्स जब हम बनाते हैं, बड़े बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है वहाँ की जो स्थिति है, वो जो एरिया है, वो जो पहाड़ों की जो जड़ें हैं वो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। जैसे अरावली की अगर हम बात करें तो अरावली एक वो पहाड़ की रेंज है जो बहुत ज्यादा मजबूत है और वो अरबों सालों से, करोड़ों सालों से वहां पर जमी हुई है। लेकिन हिमालय की जब हम बात करते हैं तो हिमालय इज अ वेरी यंग माउंटेन, वो हर साल बढ़ता रहता है और काफी ज्यादा यंग है। अगर आप उसकी अगर क्रोनोलॉजी अगर हम देखें तो अभी ये अभी निकला है, अभी से मतलब है 2-3 साल पहले नहीं, मतलब हजारों साल पुराना ही है, लाखों साल पुराना ही है, लेकिन करोड़ों साल पुराना नहीं है। अब क्योंकि इसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं, तो जब भी हम यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं तो कई कबार इस तरह की स्थितियां पैदा होती है जब वहां पे हिमस्खलन होना शुरू हो जाता है। तो डिस्कस करेंगे आगे और अच्छे से।
अभी जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो इस रिगार्डिंग ये है कि हैवी स्नोफॉल, NH44 ब्लॉक्ड, फ्लाइट्स कैंसिल्ड। आपने देखा होगा कई तरह के फ्लाइट्स कैंसिल्ड होती हैं। टूरिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट महीना भी ये है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्लॉकेज, सबसे ज्यादा जो कैंसिलेशंस है, फ्लाइट ले लो या फिर आप रोड ट्रांसपोर्ट ले लो, कितने ज्यादा रोड्स ब्लॉक होते हैं, वो तमाम तरह की स्थिति हमको यहाँ देखने को मिलती है। अवलांचे इवेंट्स रिफ्लेक्ट इंटरेक्शन ऑफ क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, माउंटेन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटी। हम जो एंथ्रोपोलॉजिकल लेवल पर जो हम एक्टिविटी करते हैं, मैन मेड जो डिजास्टर्स होते हैं, इंसान जब अपने स्तर पर डेवलपमेंट करना चाहता है तो वो किस तरह से यहाँ पर घातक होता है, वो इसके अंदर देखने को मिलेगा। सोनमर्ग जो अवलांचा हमने अभी हाल ही में देखा है, अभी 3-4 दिन पहले ये हमको देखने को मिला था, इज अ मिरर ऑफ हिमालयन फ्रेजिलिटी। ये साफ तौर पे ये दिखाता है कि हमारा जो हिमालय है, हम इसको लेके बहुत प्राउड है, वो बात सारी एकदम अपनी जगह एकदम सही है, लेकिन जो हिमालय एज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी ये बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। अगर आप थोड़ा सा भी बदलाव करने की कोशिश करते हो, थोड़ा सा भी प्रकृति के साथ खेलने का या खिलवाड़ करने का हिम्मत अगर हम थोड़ी सी भी करते हैं, तो फिर उसके रिटेलिएशन में, उसके बदले में हमको कई तरह के जो डिजास्टर्स है वो फेस करना पड़ जाता है, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो देखने को हमको ये मिलता है कि जब भी हम इस लेवल पर देखते हैं, बहुत बड़े बड़े हिमस्खलन जब होते हैं, तकरीबन 6000 लोग इन टोटल अगर हम करें तो 6000 लोग आज तक इसमें मारे गए हैं। 3 लाख पिलग्रिम्स, मतलब जो लोग वहां के लोकल्स नहीं है, राइट, 6000 वो लोग हैं जो लोकली वहां पे रह रहे हैं, लेकिन 3 लाख पिलग्रिम्स अब तक वहां पे ट्रैप हो चुके हैं। कई बार बंद जाते हैं, कई बार उस ट्रैप में निकल नहीं पाते हैं, तो कई तरह की स्थितियां निकल जाती। जब हम इन नंबर्स को पढ़ते हैं तब हमको इस डिजास्टर की जो सीरियसनेस है ना, वो हमको उसके बाद पता चलती है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्लॉफ, राइट। ग्लॉफ से मेरा मतलब है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। कई बार क्या होता है कि प्रीलिम्स के अंदर आपसे सीधे तौर पर अवलांचे इस वर्ड का यूज न करके आपसे ट्रिक के आधार पर कई बार ग्लॉफ वर्ड भी यूज कर दिया जा सकता है, तो आपको उस बात का खास ध्यान रखना है। यहाँ पर ग्लॉफ रिस्क नियरली 1600 ग्लेशियर लेक्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन हिमालयास। ऑलराइट, चलिए नाउ अब ये ज्योग्राफिकल टेरेन है, इसमें हल्का सा एल्टीट्यूड समझा रखा है कि कौन से एरियाज के अंदर, सोनमर्ग के अंदर जब भी हिमस्खलन होता है तो किस लेवल पर, कहां पर ज्यादा संभावना है, कहां पर कम संभावना है, वो थोड़ा ज्योग्राफिकल एंगल यहाँ पर दिखाया गया है। वर्ल्ड के अंदर तकरीबन अभी अगर हम बात करें पूरी दुनिया की, तो यहाँ पर लैटिन अमेरिका के अंदर भी होता है ना, जिसे हम साउथ अमेरिका भी बोलते हैं, कई बार यूरोप में हिमस्खलन होते हैं। तो ये जो फिनोमिना है ये इंडिया के लिए लोकल नहीं है, ये दुनिया लेवल पर होता है, और सारे ही देश इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर काफी सीरियसनेस से इस पे अपना काम कर रहे हैं। हिमालयन अवलांचेस आर इंक्रीजिंग रिस्क फॉर क्लाइंबर्स इन वार्मिंग क्लाइमेट, बिकॉज अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात दोबारा से आ जाती है, राइट। चलिए नाउ अगर हम इसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है, इट इज अ रैपिड डाउनस्लोप मूवमेंट ऑफ स्नो, आइस एंड डेब्रिस। आपने इस तरह के फोटोज देखे होंगे, कभी मूवीज में भी आपने सीन देखे होंगे जिसमें किस तरह का पूरा जो लैंडस्लाइड होता है। लेकिन लैंडस्लाइड तो चलो नॉर्मल पहाड़ की बात करते हैं, जब हम हिमस्खलन की बात करते हैं तब पूरा ग्लेशियर का जो पूरा ढांचा होता है वो पूरी तरह गिर जाता है। अब वहां पे कई तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स हो रहे हैं, कई बार वहां पे आप ग्रेनाइट लगाते हो, कई बार आप वहां पर कुछ बॉम्बिंग करते हो, बिकॉज आपको एक रास्ता वहां से बनाना है, कई बार रोड निकालने हैं, टनल्स वहां से निकालने हैं। तो ऐसी स्थितियों के अंदर जब पूरे पहाड़ कमजोर हो जाते हैं तो वहां पे हिमस्खलन होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो इट्स अ पाउडर फास्ट मूविंग एरोसॉल, वेट डेंस स्लो डिस्ट्रक्टिव आइस रॉक्ड डेब्रीज, राइट। ये चीज हमको देखिए कि दिखने में बिल्कुल इस तरह का होता है। बेसिकली इसको इस पर्टिकुलर फोटो को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे एक मोटी बात इंपॉर्टेंट ये है कि स्लोप एंगल अगर उस एरिया का या उस पहाड़ का स्लोप एंगल अगर 30 से 45 डिग्री का होता है, सो दैट स्नो लेयरिंग, हैवी प्रेसिपिटेशन, और जब वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, टेम्परेचर बदलता है और ह्यूमन ट्रिगर से मतलब है कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट, कोई घर बनना, या कई बार लोग घर के अंदर बेसमेंट बनाते हैं, कई बार रोड्स वहां पे बनाना, उसे बोला गया है ह्यूमन ट्रिगर साइट। एंथ्रोपोलॉजिकल इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है उसे ह्यूमन मैन मेड डिजास्टर्स के अंदर कंसिडर किया जाएगा। अवलांचेस आर प्रेडिक्टेबल नेचुरल हजार्ड। अब इसे प्रेडिक्टेबल बोला गया है। कई तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, हम उसको कई बार आगे से होता हुआ देख नहीं पाते हैं, कई बार वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता है और कई बार वो होता है। अवलांचेस आर वन ऑफ दोज नेचुरल डिजास्टर जो कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमने ये स्थिति नहीं रोकी या ये काम करना बंद नहीं करा तो जाहिर सी बात है वो चीज भी आने वाले वक्त में हमको देखने को मिलेगी। तो इट इज वेरी मच प्रेडिक्टेबल। तो पता होने के बावजूद भी अगर हम इस काम को करते हैं तो दैट इज, उसे बोला जाएगा कि हम अपनी लापरवाही की वजह से या फिर हमारी जो डेवलपमेंट का जो लालच है उसकी वजह से हम इसको कर रहे हैं।
ओके नाउ कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनके हम डिस्कस करेंगे, जो साइंटिफिकली हमको ये समझाएगा कि अवलांचेस एक्चुअल में हुए क्यों हैं और इस साल इतना ज्यादा हमको देखने को क्यों मिला। तो इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ईयर की अभी ऐसी क्या ज्योग्राफिकल स्थितियां बनी है जिसकी वजह से हमने ये पूरा देखा है, सो विल डिस्कस वन बाय वन। पहली बात तो ये कि इस साल देयर वाज अ स्ट्रॉन्गर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आपने देखा होगा पिछले हफ्ता 10 दिन के अंदर जो बरसात हुई थी, राइट, कई तरह के स्नोफॉल्स हमने देखने को मिले थे। जयपुर के अंदर बरसात हुई, दिल्ली के अंदर बरसात हुई। तो हर स्थिति में जब इस लेवल पर बरसातें हो रही है, दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। दूसरा है हैवी स्नो इन शॉर्ट टाइम। बहुत ज्यादा बरसात, बहुत ज्यादा जो स्नोफॉल है वो 1-2 दिन के अंदर ही बहुत हाई लेवल पर देखने को मिला था। क्लियर, स्नो एक्यूमुलेटेड इन 1 से 2 दिन के अंदर बहुत ज्यादा जो बर्फ थी वो एक्यूमुलेट हो गई थी, तो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होकर जम गई थी। बिकॉज वो क्यों हुआ था? बिकॉज देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वीक स्नो लेयर्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि अपर स्नो लेयर ऑन वीक बेस। अब कई बार क्या होता है कि जब स्नो, सॉफ्ट स्नो होती है, वो नीचे की तरफ सॉफ्ट होती है और ऊपर की जो बर्फ की जो परत होती है वो मजबूत होती है। देखिए, जब भी हिमस्खलन होता है, जब भी इस तरह की जब स्थिति होती है, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत स्ट्रांग हो गया है ना, उसके बाद अगर बहुत ही कम पीरियड के अंदर जो भी स्नोफॉल हुआ है वो जम जाता है, तो कई बार क्या होता है कि जो उसकी बीच की जो लेयर होती है या फिर नीचे का जो बेस होता है उस बर्फ का, वो कमजोर होता है और ऊपर का जो बेस होता है वो मजबूत होता है। तो जाहिर सी बात है जो नीचे वाला बेस है उसी पर वो पूरा भार टिका हुआ है। जब वो पिघलना शुरू करता है, जब वो टूट जाता है, तो पूरी तरह से एक साथ बहुत बड़ा जो चंक होता है आइस का वो पूरी तरह से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने ये भी देखा होगा कि पिछले हमने 1-1.5-2 महीने की सर्दी के अंदर हमने ये एक्सपीरियंस करा है कि दिन के वक्त बहुत गर्मी पड़ रही है और रात को बहुत ठंड हो रही है। अब इससे होता क्या है, इसे नेचुरल विदरिंग भी कहते हैं, इरोजनल विदरिंग भी कहते हैं। बिकॉज दिन के वक्त बहुत गर्मी पड़ रही है तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुल जाते हैं और रात को जब ठंड पड़ रही है तो मॉलिक्यूल्स एकदम कॉम्पैक्ट तरीके से, टाइट तरीके से बन जाते हैं। जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा खींचोगे छोड़ोगे, खींचोगे छोड़ोगे, तो जाहिर सी बात है वो जो पूरी स्थिति है, वो जो पूरा प्रोडक्ट है, वो पूरी तरह से कमजोर हो जाता है और उसका टूटने की, उसकी अनप्रेडिक्टेबल होने की संभावना बढ़ जाती है। राइट, वही चीज यहां पे देखने को मिली है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, वार्म डेज, कोल्ड नाइट्स, मेल्टिंग एंड रीफ्रीजिंग वीकेंड स्नो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है तो ये पत्थरों को भी तोड़ देता है। जब पत्थर बहुत ज्यादा गर्मी में तप जाते हैं तो उनके बीच में दरारें पड़ जाती है, फिर आप उसको ठंड में करोगे तो वापस दरार और बढ़ जाती है, बिकॉज उसके टेम्परेचर की वजह से उसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। राइट, ग्रेन्यूल्स। राइट, रेन ऑन स्नो, रेन एट हाई एल्टीट्यूड। जब इतनी ज्यादा हाई एल्टीट्यूड के अंदर भी बारिश हो रही थी बिकॉज ऑफ द डिस्टर्ब्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, उसकी वजह से जो बर्फ थी वो बहुत ज्यादा जमना शुरू हो गई थी। राइट, अब क्योंकि देखिए, जब भी अब मान लीजिए बर्फ की एक परत है पूरी तरह जम चुकी है, अब वहां पे बारिश हो रही है तो बारिश उन परतों के बीच में जो क्रैक्स आ रखे हैं उनमें चली जाती है और कभी कभी ये बरसात एक कीचड़ का काम करती है, एक मड का काम करती है, जो कि बहुत ज्यादा स्लिपरी उस स्लोप को बना देती है। जब स्लोप बहुत स्लिपरी हो जाता है तो वो जो इतना बड़ा भार है, बर्फ का जो भार है, वो उसी से स्लिप होना शुरू हो जाता है और उसी की वजह से हिमस्खलन हमको देखने को मिलता है। लेस वेजिटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या हो रहा है कि हम डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए, होटल्स बनाने के लिए, रियल एस्टेट्स बनाने के लिए कई लेवल के हम सैंड माइनिंग कर रहे हैं, उस एरियाज में भी कर रहे हैं। सैंड माइनिंग जब हम करते हैं तो कई हम पेड़ काटते हैं। अब जब हिमस्खलन हो रहा है, जब इतने कम से कम जो मैं आपको बताया था मैंने 30 से 40 डिग्री का जो स्लोप है, उस स्लोप से अगर कोई भी हिम गिर रही है, कोई भी बर्फ का जो बहुत बड़ा ढांचा गिर रहा है, तो उसको रोकने का काम कौन करते थे? पेड़। अब पेड़ों की जड़ें बहुत मजबूत होती थी तो पेड़ वहां से हिलेगा नहीं, तो जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतना ही ज्यादा हिमस्खलन जब होगा तो नुकसान कम होगा। लेकिन अब वो पेड़ भी देखने को नहीं मिलते हैं बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंटल रीजंस एंड बिकॉज ऑफ द टूरिज्म, है ना, इकोनॉमिक रीजन की वजह से, टूरिज्म की वजह से होटल्स बनाने के लिए आप उस एरिया को क्लीन करते हो, पेड़ वहां से हटाते हो, तो जब हिम वहां से गिरेगी तो जाहिर सी बात है उसके लिए कोई उसको रोकने के लिए नहीं है, जो हिम सीधे तरीके से नीचे आएगा और उसको वहां पर सो न्यू स्नो रेस्टेड ऑन वीक फाउंडेशन और उसके बाद नो नेचुरल सपोर्ट टू होल्ड द स्नो, कोई भी नेचुरल सपोर्ट नहीं है उस हिम को रोकने के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण रीजन है जिसकी वजह से हिमस्खलन इतने ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और इस साल और भी ज्यादा देखने को हमको मिला है। राइट, मोर ह्यूमन एक्टिविटीज, जाहिर सी बात है, ट्रैफिक है, टूरिज्म है, कंस्ट्रक्शन है। राइट, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, टूरिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, तो जो प्रकृति की जो कैपेसिटी है, प्रकृति की जो एक क्षमता है, कितने लोगों को वो एक बार में डील कर सके, तो पूरी स्थिति, अब देखिए, आप
ट्रक्स बहुत ज्यादा जाते हैं, ट्रक हो गए, बसेस हो गई, है ना, इतने सारे जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी जो फाउंडेशन है वो नींव इतनी मजबूत नहीं है, बिकॉज हिमालय एज अ रेंज ऑफ माउंटेन ये काफी नया है, काफी अभी अपने चाइल्डिश एरा में ही है, इतना मजबूत नहीं है, यहाँ की जड़ इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए वो ट्रिगर हो जाता है इस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज में। और ऑन द टॉप ऑफ एंड द चेरी ऑन द टॉप, उसमें क्या होता है, क्लाइमेट चेंज ओवरऑल लेवल पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल देता है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो पूरा सिनेरियो और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है, इसके बढ़ने की, इसके होने की जो गति है वो और ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, जो कि नॉर्मल ऑन एन एवरेज हर साल हो ही रहा है। वी ऑल नो दैट इतने सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट हो रहे हैं, है ना, देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल एमओयूज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इतने सारे जब साइन हो रहे हैं तो वो इसी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हो रहे हैं, बिकॉज एवरी ईयर इतना ज्यादा इसमें अगर हल्का सा भी बदलाव होता है तो क्लाइमेट सेंसिटिव ये रीजन बहुत ज्यादा है। अगर जैसे अभी अग्रीमेंट्स होते हैं कि हमको लेट्स अज्यूम कि 2050 तक हमको 2 डिग्री तक इसको कंट्रोल करना है, या फिर इस पूरी सदी के अंदर हमको 2 डिग्री तक कंट्रोल करना है। अब आप बोलोगे सर 2 डिग्री टेम्परेचर, 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम कंट्रोल करेंगे, ये बहुत बड़ा तो है नहीं, हम तो गाड़ी के अंदर इसको इतना चेंज कर लेते हैं, लेकिन जब बात हो रही है ग्लोबल लेवल पर, पूरे धरती के लेवल पर जब हम बात करते हैं, तब वो जो 2 डिग्री सेल्सियस का जो गैप है वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। उस आधार पर 2 डिग्री इज अ वेरी ह्यूज गैप। चलिए नाउ अब कॉजेज क्या है हम सब डिस्कस कर ही चुके हैं, छोटा सा देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हो गया, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, ये बात आपको मैं बता ही चुका हूं पहले से, राइट। सो अवलांचेस आर साइनर्जेटिक आउटकम्स ऑफ नेचर, ह्यूमन एक्टिविटी एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो प्रकृति अपने स्तर पर जो उसकी क्षमता है वो, ह्यूमन अपनी क्षमता थोड़ा बाहर जाकर जब काम करता है, और तीसरा क्लाइमेट चेंज तो अपना रोल निभाता ही है। जब ये तीनों एरिया, जब तीनों एस्पेक्ट जब साथ में हो जाते हैं तब इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स हमको देखने को मिलते हैं। ओके, ऑल राइट। अब इसको रोकने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है? डू वी हैव द टेक्नोलॉजी इनफ? तो हाँ, जाहिर सी बात है कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है, बिकॉज अब देखिए सरकार को भी पता है कि अब हम नेचुरल डिजास्टर्स को ज्यादा रोक तो सकते नहीं है, राइट, हमको रोक तो सकते नहीं, लेकिन हम अब इस तरह के इनिशिएटिव्स तो लेना शुरू करें जिसमें डीआरडीओ बहुत मदद करता है, कई बार इसरो बहुत बड़ी मदद करता है सरकार की, है ना। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज होती है जिनको इंप्लीमेंट करने के लिए ऐसी संस्थाएं बहुत अच्छा रोल निभाती हैं। वैसे ही यहां पर हमने देखा है कि सेस एंड डीजीआरई, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अवलांचे रिसर्च फोरकास्टिंग। ये रिसर्च फोरकास्टिंग मतलब इसमें क्या होता है, अवलांचेस फोरकास्टिंग भी इसमें किया जाता है। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम इसका एक अनुमान लगा सकते हैं कि हिमस्खलन कितना ज्यादा होगा, अवलांचेस कितने ज्यादा हो सकते हैं, उसके फोरकास्टिंग यहाँ पे की जा सकती है। जैसे बारिश आएगी कि नहीं आएगी, वैसे ही हिमस्खलन होने की फोरकास्टिंग भी होती है, और इसके लिए अलग इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, राइट। चलिए जैसे अटल, जोजिला टनल, दीज आर सम ऑफ द अवलांचे रेजिस्टेंट टनल्स। अब ये जो टनल्स बने हैं इसमें अवलांचेस नहीं आएंगे, ये अवलांचेस रेजिस्टेंट टनल्स है, बिकॉज इसमें ज्योग्राफी को इस तरीके, ज्योग्राफी के साथ इस तरह से खेला गया है, या इस तरह से इस गेम के रूल्स को देखा गया है ज्योग्राफी के, जिसमें इन टनल्स को कभी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसको बनाने का प्रक्रिया अलग थी। तो वो कैसे हो पाई? बिकॉज ऑफ दीज इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जिनकी गाइडेंस और जिनकी मॉनिटरिंग के अंदर इस तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसलिए हमारे लिए समझना जरूरी है कि डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है लेकिन नेचर की जो शर्तें हैं उसको ध्यान में रखकर करेंगे तो ज्यादा बेहतर है ना। एकदम आंख बंद करके डेवलपमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर नेचर भी अपना प्रॉपर तरीके से रिटेलिएशन करेगा, राइट। चलिए, दीज आर सम ऑफ द एरिया है जहां पे हमको देखने को मिलता है कि कहां पे कितनी अवलांचेस आने की संभावना बढ़ती है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। ओके, अब जैसे यहां पर मैंने बताया था आपको डिआरडीओज लैब फॉर जियो हजार्ड मिटिगेशन। जियो हजार्ड का मतलब होता है ज्योग्राफिकल हजार्ड, मतलब है ना ज्योग्राफिकल लेवल पर जितने भी हम डिजास्टर्स देखते हैं उनको कम करने, उनको मिटिगेट करने का, कम करने का काम के अंदर डीआरडीओ अपना बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। तो वैसे ही डीआरडीओ ने डीजीआरई, राइट, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। तो डीजीआरई और सेस, राइट, दैट इज स्नो एंड अवलांचे स्टडी एस्टेब्लिशमेंट। तो डीजीआरई प्लस सेस, ये जो दो इंपॉर्टेंट लेबोरेटरीज है जो कि डीआरडीओ ने एस्टेब्लिश करी है, ये लेबोरेटरीज टेक्नोलॉजिकल लेवल पर काफी हद तक हमको ये प्रेडिक्ट करने में मदद करता है कि अवलांचेस कितने वक्त तक, कितने समय बाद और कितनी मात्रा के अंदर क्रिएट किया जा सकता है। और इसी आधार पर हम ये भी जज करते हैं कि हमको हमारा डेवलपमेंट करने के लिए, हमको विकास करने की गति क्या रखनी है, किस एरिया में विकास करना है और किस एरिया में प्रकृति की शर्तों को मानकर आगे बढ़ना है या फिर रुकना है, राइट। इस तरह की चीजें यहाँ पे हमको तो हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर
करते हैं फॉर द जियो हजार्ड मिटिगेशन। ऑलराइट, अगर हम एनालिटिकल लेवल पर इसको देखें तो ये बहुत ही मल्टीफैक्टोरियल डिजास्टर है। यहां पर कोई एक वजह से डिजास्टर नहीं होते हैं, कई तरह के कई वजह होती है। राइट, हमने ये सारी बात कर ली है, तो हमको रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है और कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस करने की बहुत जरूरत है। वहां की जनता है, वहां के जो लोकल रेसिडेंट्स है, उनको भी समझाने की बुझाने की जरूरत है कि आपको उनको वहां के ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में पता होना जरूरी होता है। वहां के गांव के लोगों को ये बताना, उनको ये अवेयर कराना बहुत जरूरी है कि यहाँ इस जमीन की या फिर इस पहाड़ की जो भी स्थिति है, ज्योग्राफिकल स्थिति, वो कितनी कमजोर है या फिर कितनी मजबूत है, वो उनको समझाने की हमको जरूरत है। रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल गैप्स अभी भी बहुत ज्यादा है, अभी भी इस एरिया के अंदर ज्यादा रिसर्च नहीं हो रही है, ज्यादा टेक्नोलॉजी भले ही हमारे पास हो, लेकिन उसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो उतने स्तर पर नहीं किया जा रहा है, तो उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो डेवलपमेंट करें, लेकिन उससे पहले हमको ये मेक श्योर करने की जरूरत है कि हम उसको इतना, क्या हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि डिजास्टर को रोक सकें। हम कई बार क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हम कई खर्चा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 100 रुपए का खर्चा कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, तो वो जो 100 रुपए का खर्चा हम कर रहे हैं, वो 200 रुपए खर्च करके, 200 रुपए की जो वैल्यू है, प्रकृति की जो वैल्यू है, उसको नुकसान पहुंचा के हम ये कर रहे हैं। अब इस पे कई तरह की रिपोर्ट्स भी आई हैं कि हमने 200 रुपए का नेचर को खत्म करके 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। अब ये रियल मायने में फायदे की सौदा है, ये घाटे का सौदा है, वो स्थिति यहां पे क्रिएट नहीं होनी चाहिए। कई तरीके से रिपोर्ट्स भी आई हैं। तो हमको अब देखिए, प्रकृति भी इकोनॉमी है, प्रकृति या नेचर अपने आप में एक इकोनॉमी है। अगर आप प्रकृति को खराब करके देश की जीडीपी बढ़ा रहे हो, तो एक्चुअल में वो जीडीपी घट रही है, हमको ये समझने की जरूरत है। ऑलराइट, चलिए अब लेसन्स, अगर हम इससे कुछ लेसन सीखना चाहें तो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले ये बात है कि हिमालयंस आर फ्रेजाइल एंड डायनामिक। ये बहुत फ्रेजाइल है, सेंसिटिव है और बहुत ही संवेदनशील ज्योग्राफिकल एरिया है। इसको हमको अंधाधुंध तरीके से डेवलपमेंट के हिसाब से इसको नहीं देखना चाहिए। दूसरा, क्लाइमेट चेंज इज अ रिस्क मल्टीप्लायर। क्लाइमेट चेंज तो इस तरह की स्थितियों का वेट करता है कि कब ऐसी स्थिति बने, कब इंसान गलती करे, और क्लाइमेट चेंज उसको और ज्यादा एम्पलीफाई कर देगा। राइट, ये तो अम्ब्रेला फिनोमेना है जहां पे हर लेवल पर ये किस तरह से पूरे इसको फिनोमेना को ट्रिगर कर देता है। डिजास्टर रिस्क इज क्यूमुलेटिव, पास्ट स्नो कंडीशंस मैटर। क्यूमुलेटिव से मेरा मतलब ये है कि अगर इस बार कोई हिमस्खलन हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस बार का ही नुकसान है। इस बार जो हिमस्खलन हुआ है उसने आने वाले हिमस्खलन को, आने वाले अवलांचेस की स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर दिया है, उसको और ज्यादा प्रेडिक्टेबल कर दिया है। तो इसलिए ये एक बहुत ही क्यूमुलेटिव फैक्टर है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इस बार हुआ तो हमको इस बार ही ध्यान रखना है। राइट, ये पुराने जो कहते हैं ना, पुराने पाप एक साथ लौट कर आते हैं, तो ये उसी तरह की बात है। अगर पहले भी जो हिमस्खलन हुए हैं, पहले जो हमने नेचर को लेके खिलवाड़ करा है, वो सारा सबका जो कहते हैं ना भुगतान, वो एक साथ होता है। तो इसलिए इसको क्यूमुलेटिव यहां पे बोला गया है। ऑलराइट, इंफ्रास्ट्रक्चर कैन एक्ट एज अ ट्रिगर। रोड एंड टूरिज्म जब भी हम करते हैं तो उसको बहुत ध्यान से रखने की जरूरत है। हम होटल्स बना रहे हैं टूरिज्म के लिए, कई बड़े बड़े हम रियल एस्टेट को लेकर कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, वो सारी बातें हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। तीसरा, अर्ली वार्निंग, रिलीफ, साइंस बेस्ड फोरकास्टिंग सेव्स लाइफ। हमको साइंस बेस्ड होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि एक बार कुछ दुर्घटना हो गई उसके बाद उसको रिलीव करना है, नहीं, हमको पहले से ही ऐसी टेक्नोलॉजी बना के रखने की जरूरत है जो हमको ये दर्शाए कि हमको कहां पे डेवलपमेंट करना और कहां पे डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसी टेक्नोलॉजीज है भी सही, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता, बिकॉज जाहिर सी बात है कि करप्शन कई स्तर पर है, टेक्नोलॉजी स्तर पर भी है, मेडिकल स्तर पर भी है, प्रशासनिक लेवल पर भी किया जाता है। राइट, लोकल कम्युनिटीज मैटर करते हैं, जाहिर सी बात है वहां के लोकल लोगों को इस बारे में अवेयर होने की बहुत जरूरत है। पूरी तरह से सरकार पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, बिकॉज मे बी शायद सेंटर में जो मिनिस्टर बैठे हैं उनको पूरी तरह से उन स्थिति का पता नहीं हो, लेकिन लोकल्स को अपने ज्योग्राफिकल एरिया का स्थिति का पूरा अच्छे से पता होता है। तो वो उन लोगों के फीडबैक्स लिए जाए, उन लोगों के जो कमेंट्स है उनको बहुत सीरियसली लिया जाए, उन लोगों की जो जैसे लद्दाख के अंदर जो प्रोटेस्ट होते थे, राइट, लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, या फिर कह लीजिए नॉर्थ ईस्ट में जो भी एनवायरनमेंट को, प्रकृति को लेकर जो प्रोटेस्ट हुए हैं, ऐसे प्रोटेस्ट के जो मुद्दों को बहुत सीरियस लेने की जरूरत है। कम्युनिटी अवेयरनेस और कम्युनिटी को साथ लेकर चलने की बहुत जरूरत है। प्रिवेंशन इज कॉस्ट इफेक्टिव, मिटिगेशन चीपर देन रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जब भी आप कभी भी डेवलपमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप डेवलप करना चाह रहे हो, है ना, आपने रोड बना दी, वहां से इकोनॉमी डेवलप हो रही, तो लेट से आपने डेवलपमेंट कर दिया 50 रुपए का, लेकिन उसके बाद जो नुकसान होता है, क्योंकि उसके बाद मान लीजिए अवलांचेस आ गए और जो हिमस्खलन हुआ है, जो लैंडस्लाइडिंग होती है ऐसे एरियाज के अंदर, वो इतना ज्यादा नुकसान कर देती है। तो आपने मान लीजिए 3 साल तक आपने काफी पैसा कमाया उन रोड से, उन हाईवे से, उन टूरिस्ट लोकेशन से, राइट, लेकिन उन 3-4 साल के बाद जब कोई दुर्घटना होती है तो वो पूरी तरह से उस इकोनॉमी को ध्वस्त करके और ज्यादा नेगेटिव में ले जाती है। वही बात यहां पे समझाई गई है। तो सोनमर्ग अवलांचेस हाईलाइट्स द नीड टू शिफ्ट हिमालयन डेवलपमेंट फ्रॉम रिएक्टिव
रिएक्टिव रिलीफ टू क्लाइमेट इन्फॉर्म्ड साइंस बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। रिएक्टिव रिलीफ होनी बहुत जरूरी है। हमको रिएक्ट हम किस लेवल पर करते हैं, और हमको नेचर को, हमको डिजास्टर पर रिएक्ट नहीं करना है कि दुर्घटना हो गई अब रिएक्ट करना है, नहीं, हमको प्रकृति की शर्तों को मानकर उस पर रिएक्ट करने की बात यहाँ पे की जा रही है कि हम प्रकृति की शर्तों को कितना सीरियस लेते हैं और फिर उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। डेवलपमेंट वर्सेज क्लाइमेट, इस डिबेट को हमने डिस्कस करा है अवलांचेस का एक बहाना लेकर। हमने डिस्कस करा कि अवलांचेस, हिमस्खलन कितना सीरियस मुद्दा है। अगर हम इसको पुराने सालों में जाके एक बार इसका अच्छे से विश्लेषण इसका करेंगे तो ये जो इश्यूज हैं ये बहुत ज्यादा इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए, और इसके ज्योग्राफिकल टेक्निकल रीजंस क्या होते हैं वो भी हमने इसमें सारे अच्छे से डिस्कस करा है। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।